सभी को नमस्कार। स्टैटिक्स में अपनों ने कल बात की थी माध्यम, माध्यिका और बहुलक, और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले थे वो भी अपनों ने बात की थी, जिसमें अपनों ने वर्ग पे आधारित अगर वर्ग आ जाए तो बहुलक का क्या फॉर्मूला है और माध्यिका का क्या फॉर्मूला है, और बिना वर्ग के आ जाए तो भी अपनों ने बात की थी कि आपके पास किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं अपने आगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो लास्ट टाइम अपनों ने बहुलक, माध्य, माध्यिका कर लिया, और उसमें एक ध्यान रखना अपने को, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। तो कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो जो रिलेशन होता है वो होता है बहुलक, बहुलक इक्वल 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी अपने को ध्यान रखना है कि कई बार अगर आपसे माध्यिका दे दी जाए और बहुलक दे दिया जाए तो आप माध्य निकाल सकते हो। इसी तरह इसका मतलब ये है कि आपके पास 3 यहाँ पे वैल्यू है, अगर 3 में से 2 वैल्यू दे दी जाए तो एक वैल्यू अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी रिलेशन की। आज अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे आंकड़ों का लेखा चित्र, आंकड़ों का लेखा चित्र। यानी अपने को पता होना चाहिए कि आंकड़ों के हिसाब से अपने कौन कौन से लेखा चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अपने दंड आरेख। पहला है दंड आरेख। ठीक है, अब दंड आरेख को इंग्लिश में बोलते हैं बार, और एक और नाम बोलते हैं इसको स्तंभ, स्तंभ आलेख, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको बार, बार डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपके पास स्तंभ बने होंगे, और स्तंभ मान लो तो यहाँ पे 3 स्तंभ है, जिसमें आपके पास मान लो ये आपके पास डाटा है प्रेक्षण। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास बारंबारता। तो ये आ जाएगा यहाँ से 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, तो ये तो है बारंबारता। इसमें क्या ध्यान रखना है, देखो ये क्या होता है, इसमें आपको समान नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं असतत बारंबारता। किस लिए बनाई जाती है? असतत के लिए, असतत बारंबारता। और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, ये कितनी विशेषताओं को बताएगा? ये बताएगा सिर्फ एक विशेषता को। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखना कि इनकी जो हाइट है, जो आपके पास डाटा है, इनकी जो हाइट है वो बारंबारता के क्या होता है? समानुपाती। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसका मतलब जो स्तंभों की जो ऊंचाई है, स्तंभों की ऊंचाई बारंबारता के समानुपाती होता है। तो एक तो ये ध्यान रखना अपने को, दंड आरेख को स्तंभ आलेख बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? बार डायग्राम। अब इसमें एक समान नहीं है तो क्या होता है? ये असतत बारंबारता के लिए बनाया जाता है, और इसमें जो स्तंभों की जो ऊंचाई है वो क्या होता है? बारंबारता के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, अब जैसे पहले वाला डाटा है वो किसके बराबर है? 40 के। ठीक है, दूसरे वाला जो डाटा है वो किसके बराबर है? 50 के, और तीसरा डाटा है वो किसके बराबर है? 20 और 30 के मध्य में। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, एक और आलेख है जिसको बोलते हैं आयत चित्र। दूसरा कौन सा है? आयत चित्र। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। इसमें क्या होगा, जैसे पीछे वाले में स्तंभ बने होते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो भी स्तंभ होंगे वो पास पास होंगे, और किस रूप में होंगे? आयत के रूप में। जैसे मान लो ये डायग्राम है,
एक ये बना दिया, फिर इसी के साथ ये आपका क्या बन जाएगा, आयत। फिर मान लो ये आपके पास डाटा है और फिर ये, तो इस प्रकार ये क्या बनेगा आपका आयत चित्र। तो नीचे अपने मान लेते हैं ये प्राप्तांक लिख लेते हैं, ठीक है, और ये क्या लिख लेते हैं अपने 76, ठीक है। तो हमेशा ये इधर क्या आएगा, बारंबारता का रूप आएगा जो अपनों ने लिखा है 76, ठीक है। तो प्राप्तांक में मान लेते हैं ये है 0 से 10 और ये 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है। और यहाँ पे अपने लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 40 हो गया, 50 और ये 60, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। तो ये अपने पास आयत चित्र है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि आयत चित्र में अपने पास जो प्राप्तांक है वो किसके समानुपाती होगा, इसमें छात्रों के, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो आयत का जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो बारंबारता के क्या होगा, समानुपाती। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल किसके समानुपाती होगा, यहाँ पे बारंबारता के। यहाँ पे जो छात्र वही क्या आपके बारंबारता, तो बारंबारता की क्या होगा, समानुपाती। समानुपाती, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये हो गया आयत चित्र, ठीक है। उसके बाद बात करें, एक आता है आपके पास बारंबारता। बारंबारता आपको ये तो पढ़ा ही था अपनों ने, लेकिन इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं आवर्ती बहुभुज। आवर्ती बहुभुज, या इसको क्या बोलते हैं, या बोलते हैं इसको बारंबारता वक्र, ठीक है। तो बारंबारता वक्र को क्या कह सकते हैं अपने, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसमें क्या होगा, जो आपके पास अपनों ने अभी आयत चित्र पढ़े थे सेम वैसे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। जैसे मान लो यहाँ पे ये आयत बना, अब इसमें क्या होगा, जो भी आपके मान है वो मान होंगे इसका मध्य बिंदु, ये, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये ये डाटा है तो इसका मिड पॉइंट, और ये डाटा है तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ये आपको यहाँ से कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करोगे, तो यहाँ से इसको मिलाओ, ठीक है। मिलाने के बाद फिर इससे मिलाओ और फिर किससे मिलाना है, इससे। इसी तरह क्या करना है, ये आगे चलता जाएगा और इसी को क्या बोलेंगे, आवर्ती बहुभुज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये किसको निरूपित करता है, मध्यमान को, ठीक है। एक तो ये मध्यमान, तो इसमें कैसे लिखोगे, मध्यमान के संगत बिंदुओं को मिलाने पर बनता है ये, ठीक है। मध्यमान के संगत बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। और क्या ध्यान रखोगे इसमें, अगर मान लो आपके पास आवर्ती बहुभुज में अगर सीधी रेखा आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखना, अगर इसमें सीधी रेखा आ जाए, सीधी रेखा द्वारा बने, तो इसको बोलते हैं अपने बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज, वैसे इसमें ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है कि सीधी रेखा द्वारा बने तब तो बारंबारता बहुभुज, और इस हिसाब से बने आपके पास टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, तो उसको बोलेंगे बारंबारता वक्र। तो यहां से आपके पास दो क्वेश्चन निकल के आ गए, एक तो सीधी रेखा द्वारा बने तो उस वक्र को अपने क्या बोलेंगे, बारंबारता बहुभुज, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा अगर आपके पास जो आरेख बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, बारंबारता वक्र, ठीक है। और ये चीज किसके लिए कैलकुलेट की जाएगी, हमेशा जो गणना होगी वो किसके लिए,
बहुलक के लिए। ठीक है, और जो अपनों ने पहले पढ़ा आयत और दंड आरेख, वो भी किसके लिए, बहुलक के लिए कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, बारंबारता आवर्ती बहुभुज या बारंबारता वक्र। उसके बाद एक है पाई चार्ट। पाई चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, या इसको क्या बोल रहे हैं, कोणीय चित्र। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं अपने वृत्तीय चित्र। ठीक है, पाई चार्ट में क्या होगा, आपके पास एक सर्कल होगा और सर्कल में आपके पास क्या होगा, इसमें अलग अलग खाने दे दी जाएंगे और इसमें क्या होता है, इसमें आपको अलग अलग क्या दे दी जाएगी, विशेषताएं। अलग अलग विशेषताओं के लिए क्या बनाया जाएगा। जैसे मान लो खर्चे की बात करें तो जैसे मान लो इतना भाग वो भोजन पे खर्च करता है, इतना भाग वो शॉपिंग पे खर्च करता है और इतना भाग मान लो वो बचत करता है और बाकी का भाग अन्य खर्च के लिए। तो ये क्या होगा, आपका अलग अलग विशेषताओं के लिए पाई चार्ट बन गया। ठीक है, अब इसमें कोणीय कैसे, जैसे मान लो ये पूरा जो वृत्त होता है 360 डिग्री का है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 90 डिग्री का हो गया, ये 45 का हो गया, ऐसे इस हिसाब से क्या होगा, ये डिग्रियों में बढ़ जाएगा। और ये भी किसके लिए कैलकुलेट होगा, तो ध्यान रखना है किसके लिए कैलकुलेट होगा, बहुलक के लिए। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपके पास संचयी बारंबारता। देखो संचयी बारंबारता का कोई वक्र नहीं है और संचयी बारंबारता किसके लिए अपने पास कैलकुलेट होता है, ये होता है माध्यिका के लिए। अपने माध्यिका जो अपनों ने किया था, जिसमें अपनों ने वर्ग और बिना वर्ग के जो क्वेश्चन किए थे, और तो सबसे पहले क्या निकालते थे माध्यिका के लिए, CF। ठीक है, तो CF से पहले अपने बात करते थे कि माध्यिका में जो भी आपका डाटा है उसको किस में अरेंज कर लो आप, आरोही या अवरोही में। अगर आपके पास वो डाटा नहीं है, वर्ग के रूप में है, तो क्या लगाओगे, फॉर्मूला। लेकिन उसमें CF निकालना क्या होगा, जरूरी। तो इसका कोई डायग्राम नहीं है। संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता वक्र, या इसको एक और नाम बोलते ओजाइव, ओजाइव वक्र। ठीक है, और एक बोलते हैं त्वरण। ठीक है, त्वरण तो पता ही है, वो त्वरण अलग है जो आप समझ रहे हो, लेकिन ये त्वरण क्या है, मैथ वाला त्वरण है। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपने ओगिव्स। तो ये अपने को ध्यान रखना है, कुछ चार्ट्स है और एक जो चार्ट है जो अपने को ध्यान रखना है, एक जैसे ये दंड आरेख पढ़ा था, एक द्विदंड आरेख बात आता है जिसमें आपको क्या यहाँ पे जो आयत दिया हुआ है, जो स्तंभ दिए हैं, इसमें दो स्तंभ दिए जाते हैं जिसमें दो विशेषताएं। कैसे, जैसे मान लो एक ये है और इसी के साथ में एक और अटैच होता है जिसको बोलते हैं द्विदंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितनी विशेषताएं मिलेगी, दो। ठीक है, जैसे मान लो 2004 है, 2004 में लड़कों की संख्या इतनी है, लड़कियों की इतनी है। यहाँ पे लड़कों की संख्या 2005 में इतनी है और 2006 में, और सॉरी, छात्रों की संख्या इतनी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या दे दी जाएगी, दो विशेषताएं दे दी जाएगी जिसको बोलते हैं द्विदंड आलेख। तो ये तो बात होगी आरेखों के बारे में कि आरेख कौन कौन से अपने पास। ठीक है, तो इनका अपने को ध्यान रखना है। अब आरेख में अपनों ने एक चीज बात की कि आपके पास जो बहुलक है, बहुलक में कौन कौन से आरेख आपके पास बन सकते हैं। तो अपनों ने एक तो बात की आयत, आयत चित्र, और कौन से बन सकते हैं, और बन सकते हैं दंड आरेख, और कौन से बन सकते हैं पाई चार्ट, और बात करें तो और कौन से बन सकते हैं बारंबारता, बारंबारता बहुभुज। तो ये किसके लिए कैलकुलेट होगा, बहुलक के लिए। माध्यिका के लिए अपनों ने लास्ट पढ़ा, माध्यिका के लिए आ जाएगा संचयी बारंबारता वक्र। संचयी बारंबारता वक्र। ठीक है, और माध्य, माध्य के लिए कौन सा वक्र बनेगा, तो ध्यान रखना माध्य के लिए किसी आरेख चित्रण की जरूरत नहीं है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि बहुलक के लिए आपके पास ये आरेख है, माध्यिका के लिए कोई आरेख नहीं है, जिसमें अपने को ध्यान रखना है संचयी बारंबारता वक्र। ठीक है, तो एक इसमें आयाम भी आ जाते हैं। जैसे मान लो पूछ लिया आपसे एक आयामी आरेख कौन से हैं,
और पूछ ले आपसे द्विआयामी आरेख कौन से हैं, और एक पूछ ले त्रिआयामी। तो ये आरेख कौन कौन से हैं, तो इसमें अपने को सबसे पहले बात करते हैं 3D। देखो 3आयामी का मतलब होता है 3D आरेख, ठीक है। तो 3D आरेख कौन कौन से हैं, जैसे घन घना पढ़े थे अपनों ने वही है, तो इसको लिख देंगे अपने, जैसे घन है तो लिख देंगे घनाकार, ठीक है, घनाकार, गोलाकार, या क्या लिख देंगे हमने, जैसे एक हो गया बेलन तो इसको लिख देंगे बेलनाकार। तो ये तो बात होगी किसकी, 3D की। तो जैसे घनाभ है तो घनाभ का भी क्या हो जाएगा, घनाभाकार। अब द्विआयामी यानी 2D, और 2D की बात करें, 2D कौन सा होता है, एक आयत, वर्ग, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे तो कौन सा चित्र बन जाएगा आपके पास, आयत चित्र। और कौन सा वर्ग है तो इसको लिखेंगे वर्गाकार, वर्गाकार चित्र। और कौन सा बन जाएगा, वृत्तीय चित्र, जिसको बोलते हैं पाई चित्र, अपने वृत्तीय चित्र। तो एक आयामी में क्या आ जाएगा, देखो एक आयामी में आ जाएगा आपके पास रेखा, जिसको बोलते हैं रेखा चित्र, ठीक है। और एक आ जाएगा दंड आरेख। तो ये तो हो गए आयाम, एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी। तो द्विआयामी और त्रिआयामी यानी 2D और 3D, तो उससे याद रह जाएगा। एक आयामी यानी एक रेखा, और एक क्या ध्यान रखना आपको, दंड आरेख, ठीक है। तो ये तो बात होगी अपने पास आरेख से संबंधित। अब बात करते हैं इस पे आधारित अपने किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आया हुआ RS प्री 2013 में। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपके पास 2008 में 2400 रुपये मूल्य की एक मशीन के घटकों XYZ के मूल्य पाई चित्र के रूप में दर्शाए गए हैं, और बाद के वर्षों में घटकों XY के मूल्यों को क्रमशः 10%, 20% और 10% की वृद्धि होती है। तीनों घटकों के मूल्य वर्ष 2000 में क्रमशः कितने होंगे। तो इसमें क्या है कि आपके पास एक तो दिया X, ये रहा X, ये Y और ये है Z, ठीक है। और यहाँ पे वे डिग्री भी दी हुई है, ये तो है 90 डिग्री, और ये है 120 डिग्री, और ये है 150 डिग्री। तो तीनों को जोड़े तो कितना रह जाएगा, 360 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 210, और 150 कितना हो गया, 360। अब यहाँ पे बात करें कि आपके पास जो मान है किसके दिए यहाँ पे, 2400 रुपये XYZ के। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले X के मूल्य निकालते हैं। तो X का मूल्य कैसे निकालें, देखो 24,000 है टोटल, और 24,000 टोटल है। अपने हिसाब से टोटल कितना है, अपने हिसाब से टोटल है 360 डिग्री, यानी जो 24,000 जो वैल्यू है वो है 360 डिग्री के लिए, ठीक है। अपने को निकालना X के लिए, तो X का जो डिग्री है वो कितना है, 90 डिग्री। तो आप 90 रखो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 9 चौके 36, 4 पे जाएगा, और 4 छके 24 यानी 6000। यानी यहाँ पे जो X का मान है वो कितना है, 6000। अब ये 6000 मान कब का है, 2008 का। अपने को चाहिए 2009 में, और 2009 में कराया कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10%। तो 6000 का क्या निकाल दो आप, 10%, कितना होगा, 600। तो 600 में आप 6000 जोड़ो तो कितना हो गया, 6600। तो 2009 में कितना हो गया, 6600। तो ऑप्शन कौन सा होगा, देखो एक तो ये आ रहा, एक ये आ रहा है, यानी ये तो होगा नहीं, ए और डी तो होगा नहीं। उसके बाद वाई की बात करें, तो वाई के लिए भी अपने को ऐसे निकालना है। यहाँ पे 24,000 है, और 24,000 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पे, 360 डिग्री टोटल। और वाई के लिए अपने पास मान कितना है यहाँ पे, 120 डिग्री, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 36, तो 3 8 कितना होता है, 24, ठीक है। तो अपने पास वाई का जो मान है वो 8000, और ये 8000 कब का है, 2008 का। अपने को चाहिए 2009 का, और वाई में कितना बढ़ा है, 20%। तो 20%, 8000 का 20% निकालो आप, तो ये होता है 8 दूनी 16 यानी 160, ठीक है। यानी 1600 हो गए। तो 1600 और 8000 कितना होगा, 9600। तो जो वाई का जो मान आया 9600 2009 के लिए, तो पहला तो है 6600, उसके बाद है 9600, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि अपने को कैलकुलेट कैसे करना है। तो जो 24,000 है वो टोटल जो आपके पास वृत्त है 360 डिग्री उसका मान है, ठीक है। अपने को निकालना है सिर्फ 90 डिग्री में आपके पास वैल्यू कितनी आती है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
और पाई चार्ट दिया गया है और परिवार के मासिक घरेलू बजट को दर्शाता है, जिसमें ए भोजन को, बी यातायात को, सी वस्त्र को, डी मकान किराया, ई विविध खर्च और एफ है बचत को। यदि परिवार की मासिक बचत कितनी है 45 रुपए, तो मासिक आय क्या होगी? ठीक है, तो अपने बचत पे ही चले जाते। बचत अपने को दिया हुआ है कितना 4500, तो यहाँ पे बचत कौन सा एफ। ठीक है, अब यहाँ पे एफ दिया नहीं हो तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, एक तो ध्यान रखना कि जो आपके पास पाई चार्ट है उसका डिग्री में पूछे तो टोटल होता है 360। ठीक है, और अगर परसेंटेज में आ रहा है तो परसेंटेज होता है 100%। कितना होता है? 100%, इससे ज्यादा नहीं होता। तो 20, 15, 35 और ये हो गया 18, कितना हो गया? 5, 3, 43, 53, 53 और 20 हो गया आपके पास 73 और ये हो गया 85, तो बाकी कितना रह गया? 15%। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास 4500 है ये किसकी वैल्यू है? 15% की। ठीक है, 4500 किसकी वैल्यू है? 15% की। अपने को निकालना है टोटल होता है 100%, तो गुणा किससे करोगे? 100 से। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 15 दिया 45, तो ये कितना हो गया आपके पास? 30,000। तो जो मासिक जो आय है वो कितनी होगी? 30,000। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। और ये देखो क्वेश्चन आया RS प्री 2013 में, तो जितने भी RS में क्वेश्चन आए हैं वो अपने कर लेते हैं, उसके आधार पर जो अपना बेस है वो भी क्या हो जाएगा? क्लियर। तो उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2004 से 2008 तक कितना प्रतिशत निर्यात में वृद्धि हुई, और ये दिया किसका हुआ है? लिखा क्षेत्र प्रश्न का अध्ययन उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 2004 है और ये है 2008, और पूछ रहा है कि 2004 से 2008 तक कितना परसेंट वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अपने बात करें तो ये जो आपको दिया गया, ये दिया गया आपको मात्रा। ठीक है, और ये है आपके पास सीरीज, ये है आपके पास वर्ष। ठीक है, ईयर दिए हुए हैं ये, तो ये तो है नहीं सीरीज 1 सीरीज फर्स्ट। तो उसके बाद बात करें तो यहाँ पे देखते हैं अपने की निर्यात, एक तो है आयात और एक है निर्यात। तो निर्यात वाला है आपके पास ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला, ये निर्यात है। तो जो ऑरेंज को दर्शा रहा है वो कौन सा आपका पास? निर्यात। तो अपने पास ब्लू वाला तो है आयात के लिए और ऑरेंज वाला है निर्यात के लिए। तो यहाँ पे अपने बात करें तो कितना परसेंट बढ़ रहा है? 2004 वाला ये है और 2008 वाला ये है। तो 150 से कितना बढ़ गया? 500, यानी कितना बढ़ गया? ये 350। ठीक है, तभी 500 है, यानी ये 350 ये बड़ा कहाँ से? ये बड़ा है 150 से। ठीक है, परसेंटेज निकलना है तो इनटू क्या कर दो? 100। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, और ये आ जाएगा आपके पास 5 से, 3 5 15, 7 5 35, तो ये आ जाएगा आपके पास 700/3। तो 3 से कैलकुलेट करेंगे अपने, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये आ जाएगा 3 तिया 9। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 233.3%। ठीक है, तो यही आपका आंसर होएगा जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, आयात के लिए तो है ब्लू वाला और निर्यात के लिए ऑरेंज वाला। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दंड आरेख है और इसमें अपने को आंसर देना है गांवों का प्रतिशत जो विद्युतीकरण नहीं है। ठीक है, और प्रांत डी की अपेक्षा किस प्रांत के गांव में विद्युतीकरण का जो प्रतिशत है वो क्या है? दुगना है। तो यहाँ पे अपने पास जो डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है गांवों का परसेंटेज जो विद्युतीकरण नहीं है, यानी जिनमें विद्युत नहीं है। ठीक है, तो ये है आपके पास प्रांत, जो ABCD लिखा हुआ है ये है प्रांत। ठीक है, और ये है परसेंटेज 10%, 20%। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए के पास जो आपके पास बिजली नहीं मिल रही, कितनी नहीं मिली? 25%, यानी कितनों को मिल रही है? 75%। यहाँ पे 45 को मिल रही है 45, उसके बाद रहता है 55 को बिजली मिल रही है। और यहाँ पे 20 है तो 80 को बिजली मिल रही है, और यहाँ पे 60 है तो 40 को बिजली मिल रही है, और यहाँ पे भी 40 को बिजली मिल रही है, और यहाँ पे कितना है? 70 को क्या मिल रही है? बिजली। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 50। ठीक है, 50 को नहीं मिल रही तो 50 को मिल रही है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डी की अपेक्षा किस प्रांत के गांव में जो विद्युत का परसेंट है वो दिखना है। डी कहाँ पे? ये रहा। और कितने को बिजली मिल रही है? 40 को। ठीक है, तो 40 का 2 ना करो 80, तो 80 देख लो किसमें मिल रहा है? ये रहा। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा? सी। ठीक है, तो सी का जो परसेंटेज है वो क्या है? दुगना। किसके मुकाबले? डी के मुकाबले। ये जो आपको डाटा दिया गया है 25, 45, 20, ये है गांव का परसेंटेज जो विद्युतीकरण नहीं है। ठीक है, तो अपने को जिसमें विद्युतीकरण है वो अपने निकाल लेते हैं, उस हिसाब से क्या हो जाएगा? कैलकुलेट। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की,
तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, एक पाई चार्ट है और इसमें लिखा हुआ है कि ए कागज को शो कर रहा है, बी विज्ञापन को, सी बाइंडिंग, डी मुद्रण को, ई रॉयल्टी, एफ विविध को। तो बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च किया गया है। तो यहाँ पे अपने देख लेते हैं कि जो बाइंडिंग है वो कितना है आपके पास। तो बाइंडिंग है सी, तो एक तो अपने को रखना है ये सी, और एक है विज्ञापन। विज्ञापन किससे शो हो रहा है, तो बी से। बी कहाँ पे है, ये रहा। देखो यहाँ पे डिग्री आ रहा है, तो ये तो अपने को पता है टोटल डिग्री कितना होता है वृत्त में, 360 डिग्री। और ये कह रहा है कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च करता है। तो देखो सी की अपेक्षा जो बी है कितना खर्च कर रहा है यहाँ पे, 9 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितना है, 360। 360 में इसका मतलब ये कितना खर्च कर रहा है, 9 डिग्री एक्स्ट्रा। तो ऊपर क्या लिखो आप, 9, और परसेंटेज पूछा है तो क्या करो, गुणा 100। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 चुके 36। ठीक है, तो 100/40 कितना होता है, तो 2.5 हो गया ये। तो कितना हो गया, 2.5%। यानी कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च करता है ये, 2.5%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान है, बस अपने को समझना है कि ये कैसे दिया गया। तो ये थे आज कुछ क्वेश्चन आरेख से संबंधित। बाकी अपने क्वेश्चन करेंगे कल, वो भी सारे जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, तो अपने जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे पीछे वाले उठा लेते हैं। बाकी क्या होता है कि उसमें अपने को क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। और चैनल को शेयर जरूर करें, क्योंकि जो व्यूज़ हैं वो डेली कम होते जा रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। तो किस कारण कम हो रहे हैं, ठीक है, तो आप शेयर भी जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद।